News Services Division of All India Radio presents Money Matters. देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़ा कार्यक्रम About savings, investments, borrowings and taxations. हिंदी और इंग्लिश में सीधा प्रसारण On our digital platforms. सुनना ना भूलें हर रोज शाम 4:05 से 4:30 तक. Money Matters. Welcome to this edition of Money Matters, a financial literacy program on our official YouTube channel and other digital platforms. A program in which we bring you information on personal finance like savings, investments, borrowings and taxation. Today's topic on Money Matters is what should investors do when stock markets crash? You can send your queries regarding this topic, what should investors do when stock markets crash, on our email ID moneymatters.air@gmail.com. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. नमस्कार श्रोताओं, मनी मैटर्स में आपका स्वागत है। देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़े इस कार्यक्रम में हम रोज एक निर्धारित विषय पर अपनी चर्चा केंद्रित करते हैं। आज का विषय है शेयर बाजार में तीव्र गिरावट आने पर निवेशक क्या करें। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपके प्रश्न भी शामिल करते हैं। प्रश्न भेजने के लिए हमारा ईमेल आईडी है moneymatters.air@gmail.com। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत, मनी मैटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सोनू। अब पुनीत, जैसा हमने अभी अपने श्रोताओं को बताया, आज हमारी चर्चा का विषय है कि जब स्टॉक मार्केट में क्रैश आए तब इन्वेस्टर्स क्या करें। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्टॉक मार्केट क्रैश को आप कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि बाजार में करेक्शन होती है। जब एक तेजी के दौर में करेक्शन जब होती है तब भी बाजार गिरता है। तो एक क्रैश की डेफिनेशन क्या होगी, कितने % फॉल कितने समय में? बिल्कुल सोनू, आपने सही पूछा कि सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि स्टॉक मार्केट में चिंता का विषय जो है वो कितना फॉल है जो ऐसे बाजार में जिससे कि निवेशक जिससे कुछ चिंता का उनके कारण बने। वैसे टेक्निकली जो डिफाइन किया जाता है, यदि मार्केट में अप टू 10% जो इंडेक्स है अगर 10% तक उसमें फॉल आता है और वहां से मार्केट रिबाउंड करती है तो उसको हम करेक्शन जोन मानते हैं, अप टू 10%। लेकिन अगर अपने पीक से 20% से ज्यादा इंडेक्स में फॉल आता है तो उसको हम फिर बेयर मार्केट कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि बुल मार्केट का वो का अंत हो जाता है और उसमें बेयर मार्केट में बाजार रहता है, यानी वो उसको मंदी भी कह सकते हैं, क्रैश भी कह सकते हैं। यदि हम पिछले कुछ दिनों के प्रकरण देखें अमेरिका में, भारत में, पूरे विश्व के शेयर बाजारों में, तो कोरोना वायरस के चलते बहुत चिंताएं हैं। उससे एक आर्थिक व्यवस्था को, इकोनॉमिक एक्टिविटी को कितना नुकसान होगा ये भी हम अंदाजा अभी नहीं लगा पा रहे, लेकिन ऐसा आशंका है कि बहुत नुकसान होगा। तो हमने देखा है कि अमेरिका जैसे बड़े बाजारों में करीब करीब एक दिन में 6%, 7% तक का गिरावट हेडलाइन इंडेक्स में, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में इतनी रही है। और इसको हम आराम से कह सकते हैं कि 5% से ज्यादा यदि एक दिन बाजार में गिरावट आती है तो यू कैन कॉल इट अ बिग crash in the market. Puneet, usually your average investor, the small investor, is dealing in the cash market where there is the payment and delivery of securities on the date of settlement, but they don't have the skill and knowledge required to hedge their position in another market, which is a derivatives market, by which they can take advantage of the market either falling down or going up if they have correctly opted for their position by buying a futures contract or an options contract, depending upon what their financial situation is. So how does one actually help such investors? Should they resist from trading, or should they be taking the advice of a financial advisor, or straight go to mutual funds? So Arjun, I think the most important question an investor must ask himself or herself when a market crashes or there are concerns in the market is he a long-term investor or is he a trader in the market? Because the response from these two categories are very different. If you are a long-term investor in the market, then I don't think there is any need to have a panic when markets fall, because markets do fall very sharply, then they rebound. I will give you many instances when markets have fallen very sharply and very catastrophic events. Even in those events, markets rebounded within next few months very significantly, and investors made quite a lot of money. So if you are a long-term investor, first thing is
you need not panic at all, and you need not take any steps. In fact, if one has investable surplus funds at that point of time, it will be very advisable that they buy some very good quality, high quality stocks which are then available at cheap levels. Even at today's levels, you can see very attractive stocks, very good companies like State Bank of India available at very attractive valuations. So they should invest funds which they have in spare. So first of all, they should not panic about their existing investments. They should invest in good stocks. If you're a trader, then of course the equation changes a little bit, because traders can have trading losses. So first thing is to see how much losses they are bearing in the markets. So they have to take care of those losses, and therefore they should not increase positions. But if they're not having any open positions in the market, if you are a trader, then of course one can take selectively, you can enter the market with hedged positions, which is you can buy, if you're buying shares, you can buy put options. So there are availability of options like put options or call options. You can take small positions there if you want to capitalize on that opportunity. However, for long-term investors, my strong advice will be they should not trade a market when things are uncertain. In fact, they should invest steadily. They should invest gradually in the market. They should not go in and invest all their funds in one go, thinking that tomorrow the market will rebound. That doesn't happen. Usually markets take a few months to rebound. Therefore, I think if you keep investing through that, then results will be very good in the medium term. So पुनीत, ऑलरेडी जो इन्वेस्टर्स, कॉमन इन्वेस्टर्स जो हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, वो यूजुअली आजकल सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान प्रेफर करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में के थ्रू वो इन्वेस्ट करते हैं बाजारों में हर महीने एक मुश्त राशि देकर. सो आपको लगता है कि जो ऑलरेडी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में हैं वो अपना सिप को क्या जारी रखें इस तीव्र गिरावट के बावजूद? क्या उन्हें भी इस बाजार में ये फायदा होता है कि उतने ही पैसे में जो वो हर महीने देते हैं, जब कीमतें गिर जाती हैं तो उनको ज्यादा शेयर उतने में उनको मिल जाते हैं? बिल्कुल सुनो, जो SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपने जिक्र किया, उसका पर्पज ही ये है. देखिए, यदि मेरे पास 100 रुपए हैं और एक मैं शेयर, अच्छा कंपनी का शेयर है, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं और मुझे वो 100 रुपए में एक शेयर मिलता है. अचानक मार्केट में बहुत गिरावट आ जाती है अगले महीने और वो 100 रुपए का शेयर लेटर से 50 रुपए का हो जाता है. तो अब मैं अगर 100 रुपए इन्वेस्ट करता हूं, जो मैं रेगुलरली कर रहा था अपनी आमदनी से, तो मुझे उतने ही पैसे में 2 शेयर्स मिलते हैं. यानी जो मेरी एवरेज कॉस्ट है 3 शेयर्स की हो गई 200 रुपया, यानी एक शेयर की कॉस्ट मेरी हो जाती है 66 रुपया या 65 रुपये या 70 रुपए. तो इसको हम कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं. तो SIP में जब आप करते हैं, इनफैक्ट SIP जब भी बाजारों में भारी गिरावट आती है तो हमको SIP जारी रखनी चाहिए, क्योंकि असली फायदा SIP का तो मंदी के टाइम में ही होता है. क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट्स हम मंदी के टाइम में करते हैं, सस्ते जब शेयर्स में करते हैं, तो जब तेजियां आती हैं कुछ समय बाद, तो उसका मुनाफा हमें मिलता है. तो SIP इनफैक्ट डिजाइन इस प्रकार से की गई है कि निवेशकों को जो मंदियां आती हैं बाजारों में, गिरावट आती है, उसका भरपूर उनको फायदा मिले. तो मुझे लगता है SIP जरूर रखनी चाहिए. और यदि वो इस ऐसे समय में, एक और स्कीम इसमें चलती है एक्सपोनेंशियल SIP, यानी जो मैंने इन्वेस्टमेंट अगले 1 साल में करनी थी वो मैं जो है उसको पहले करना शुरू कर देता हूं. तो मैं SIP का अपनी रकम जो है वो डबल कर देता हूं जब मार्केट डबल बहुत ज्यादा गिरती है. तो उसके कई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, पर आई थिंक SIP को जारी रखना बहुत जरूरी है और बहुत फायदेमंद है. और आपने भी जैसे थोड़ी देर पहले कहा था कि एक पैनिक सेलिंग आ जाती है बाजार में, एक सेंटिमेंट के बेस पे लोग सेलिंग करते हैं, नर्वसनेस आ जाती है बाजार में, जिसके चलते एक दिन में हम देखते हैं कि इतनी तीव्र गिरावट आती है. सो आपको लगता है कि जो फंडामेंटल रीजंस हैं वो कई बार इतने हावी नहीं होते बाजार पे जितना कि सेंटिमेंट होता है? जो भी सिचुएशन है उसको पहले पूरी तरह समझना चाहिए. अगर हम अभी की सिचुएशन को लें इस कॉन्टेक्स्ट में, तो कोरोना वायरस एक एक्चुअल टैंजिबल सिचुएशन है. सो इसमें कैसे अप्रोच करें इन्वेस्टर्स? देखिए, कोरोना वायरस एक टैंजिबल सिचुएशन है. इसका भी जो आर्थिक व्यवस्था पर असर पड़ेगा वो डेफिनेटली नेगेटिव पड़ेगा. कंपनीज की जो अर्निंग्स है उस पर असर पड़ेगा, इसीलिए शेयर बाजार में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है. लेकिन
क्या हम समझते हैं कि पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था कोई इससे रुक जाएगी या विश्व की अर्थव्यवस्था से का इसके अंदर लॉन्ग टर्म डैमेज होगा और वो रिकवर नहीं कर पाएगी? ऐसा नहीं लगता। नॉर्मली जो इस प्रकार के जो आउटब्रेक हुए हैं और कई इंस्टेंसेस हैं पिछले 100-50 वर्षों में हमारे सामने कि ऐसे आउटब्रेक जो हैं वो 2-3 महीनों में 4 महीनों में वो नॉर्मली उसके बाद खत्म हो जाते हैं और इकोनॉमिक व्यवस्था जो है वापस अपनी पुरानी उस लेवल पे आ जाती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे में पैनिक करना, खासतौर से इन्वेस्टर्स को ये सोचना कि कल क्या होगा, यदि उनके पास अपने जरूरत के लिए सफिशिएंट लिक्विडिटी है, सफिशिएंट पैसा है, उनकी रेगुलर आमदनी है, तो उन्हें ऐसे सिचुएशन में पैनिक में बिल्कुल शेयर्स बेचने नहीं चाहिए। और जैसे मैंने पहले कहा, यदि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं अच्छे शेयरों में ऐसे समय में, तो वो बहुत एक अच्छी चीज होगी। Puneet, when I asked you about how an investor can actually hedge their position, but they may not have the competence or the capability of buying derivatives in the futures and options market because they're used to dealing in the cash market, and you advise them that, see, you have to see value in the stock that you're buying. If it's at a lower price, then it's an opportunity for buying. And we have seen that there have been studies by researchers in this regard where the capital asset pricing model, where you're only looking at pricing in terms of how the market is pricing that particular stock. Do you think the arbitrage pricing theory is more relevant because you're looking at fundamentals of the stock? So one has to actually look at what are the fundamentals of the stock, what are the long-term valuation that the stock will realize in the future. How does an investor actually get into the habit of looking at fundamentals and not just looking or staring at the ticker which is giving you the current pricing of that particular stock? So you reminded me of an old saying in the market which says that everybody knows the price of something, but very few people understand the value of that particular thing. Because prices are there on the screen. You can look at the screen, you know what is the price of a stock. But what is the value of that company? That is important to understand. And if we understand the value and we find the difference between the two, if we find the value is very high, the stock price, because of variety of reasons, because of panic, because of fear, that price has gone down, then it is an opportunity to invest. Now, to look at valuation of a company, there are many models. You mentioned the capital asset pricing model. There are earnings models, so you can look at the price earning multiple, look at the company's capability to earn. So there are companies, in fact, if you see the prices go up and go down every day, but fundamentals of company don't change every day. It is just the expectation of the change in fundamentals which is driving prices higher and lower. But I think if you look beyond these price movements and you look at what companies are, what are the earnings, what is the first thing to look for is the quality of management. What is the quality of the company's management? Because good managements usually will be able to weather a storm in the market. Then on top of it, what are the earnings? What is the kind of profits they have? Third, do they give dividends? If they give dividends regularly, I think it is very important. And what kind of products they are making? If they are making products which are easily saleable, they have a good brand name, they have good reputation, all these things, they play into this concept of value of a company. And if we believe that a company will be in business for the next 10 years, 12 years, and they can successfully navigate these kind of storms, then I think those companies are good companies. And if we find that those stocks have fallen very sharply, I was giving an example of State Bank of India kind of a company. It's India's largest bank with a total global business of almost 60 lakh crore rupees, highly profitable and very stable company backed by the government of India. If that stock, let's say, falls by 20-30% in a period of few days because of some fears, I think investors find it very attractive to lock in for the long term. I underline this fact. Whenever in such situation you are investing, don't look for short-term gains. Idea is to invest for the long term. सो पुनीत, जो आप कह रहे हैं कि हर एक कंपनी का फंडामेंटल्स को स्टडी करना बहुत जरूरी है, खासकर ऐसी सिचुएशन में जब बाजार गिर रहा है, ताकि उन्हीं कंपनीज में हम वैल्यू बाइंग करें. क्या कोई सेक्टर्स भी, सेक्टोरली भी क्या आप कोई एडवाइस दे सकते हैं, या आपको लगता है कि सिर्फ सेक्टर पे जाना शायद प्रूडेंट नहीं होगा, शायद सेफ नहीं होगा, इंडिविजुअल कंपनी पर ध्यान देना भी जरूरी है, या आप ब्रॉडली आपको लगता है कि कोई सेक्टर्स है जिनमें ज्यादा स्ट्रेंथ है अभी? देखिए, नॉर्मली जब मार्केट क्रैश होती है, जैसे इस वक्त सिचुएशन है स्टॉक मार्केट्स में, तो हम देखते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड कोई सेक्टर्स
ऑल्दो कुछ डिफेंसिव सेक्टर्स कहलाते हैं, जैसे एफएमसीजी है, या एफएमसीजी के अंदर भी कुछ खास कंपनियां हैं जो हमें लगता है कि जिनके ऊपर असर कम पड़ेगा किसी भी नेगेटिव डेवलपमेंट का, तो वो डिफेंसिव सेक्टर कहलाते हैं। वहां पर हम देखते हैं निवेश हो सकता है। लेकिन मेरा अनुभव यह रहा है कि जब मार्केट क्रैश करती है और पैनिक होता है, तो नॉर्मली हम देखते हैं कि सभी शेयर्स में, जो बहुत मजबूत कंपनियां हैं, उनके शेयर्स में भी भारी गिरावट आती है। और यही एक मौका है छोटे निवेशकों के लिए कि वो अच्छी बड़ी कंपनियों के शेयर्स भी बहुत सस्ते दामों पर ले सकते हैं। जब ये पैनिक नहीं रहेगा, फियर खत्म हो जाएगा। देखिए, फियर जो है वो बहुत स्ट्रांग इमोशन है, और जब डर हमको लगता है तो हम कोई लॉजिक, कोई प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते, और ऐसा लगता है कि कल दुनिया जो है वो खत्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये एक मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए फॉर वैल्यू बाइंग। And you are listening to Money Matters on this discussion of the topic, what should investors do when stock markets crash, with our expert Puneet Jain. Money Matters, which is a program on our News on Air official YouTube channel. You may ask questions in the comment section of the YouTube channel and through our email ID moneymatters.air@gmail.com. मनी मैटर्स में आपका फिर स्वागत है। श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे कि कल इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा भारत में बैंकों की स्थिति। आज के कार्यक्रम में हमारी चर्चा का विषय है शेयर बाजार में तीव्र गिरावट आने पर निवेशक क्या करें। पुनीत, आप हमें भी थोड़ी देर पहले बता रहे थे ब्रेक से पहले कि जो बड़ी कंपनियां हैं उनमें, अच्छी बड़ी कंपनियों में बहुत अच्छा एक मौका होता है जब आपको सस्ते दामों पर उनके शेयर मिल जाते हैं और आप उन्हें खरीद सकते हैं। एक और चीज बताएं कि जो ये कैटेगराइजेशन होती है कंपनी के आकार से शेयर बाजार में, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ट्रेडिशनली या नॉर्मली इन डिफरेंट कैटेगरीज का कैसा रवैया रहता है जब इतने तीव्र गिरावट आती है बाजार में? सो देखिए, नॉर्मली तो तीन भाग में हम डिवाइड करते हैं कंपनीज को। जो टॉप 100 या 200 कंपनीज होती हैं बाय रेवेन्यूज, बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है, उनको हम लार्ज कैप्स कहते हैं। यदि भारत की हम बात करें तो नॉर्मली जो कंपनियां जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 30-40 हजार करोड़ से ऊपर है, 50 हजार करोड़ से ऊपर है, तो वो एक बड़ी कंपनियां होती हैं, उनका रेवेन्यू भी ज्यादा होता है। ज्यादातर हमने देखा है कि ये कंपनी सेफ होती हैं। यदि आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये इतनी बड़ी कंपनीज हैं कि कोई भी आर्थिक उथल पुथल को वो बहुत आराम से वो सहन कर सकती हैं, इसलिए हम उन्हें सेफ निवेश मानते हैं। तो आप लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स, हालांकि उनके अंदर ग्रोथ हम नॉर्मली ज्यादा देखते हैं, लेकिन उसमें खतरा भी ज्यादा रहता है। तो हमारा अनुभव यह रहा है कि जो बहुत ट्रेन्ड इन्वेस्टर्स नहीं है, जो बहुत सेवी इन्वेस्टर्स नहीं है, उन्हें लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और या म्यूचुअल फंड के थ्रू, जैसे हमने बात करी, उसके थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में हालांकि संभावना प्रॉफिट की बहुत ज्यादा है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। तो वहां पर आप थोड़े ट्रेन्ड अगर इन्वेस्टर्स हैं या थोड़े नॉलेजेबल हैं, तभी आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश करना चाहिए। Puneet, you spoke about value investing and not just be short-term investors, because you're likely to get caught in the panic in the market when prices actually come down. What about technical analysis? To what level do you think small investors should be technically savvy in order to understand what the fundamentals are, and then create a portfolio in order to diversify their risk as well? And along with this, while you're diversifying risk by creating a portfolio, you also need to look at beta, the relative movement of the price of the stock when you compare it to the industry or for that sector. So Arjun, there are two kinds of investors in the market. One is what we typically call the passive investor. The passive investor is not actively looking at companies or selecting companies. He basically has outsourced its job of specialization of picking stocks, investing his money, diversifying into different companies. He outsources it to a fund manager. So that is, if you're investing in through the fund mutual funds, then you're a passive investor. Then you don't need to know technical analysis or even fundamental analysis to large extent. But if you're an active investor, that is, you want to monitor the companies yourself directly, then I think one needs to be well versed with fundamentals. They need to be aware of the technical analysis to understand what is a good time to buy and sell, because technicals basically tell us how to time the market, how best when to buy the stocks. So basically timing the market, picking stocks from among the larger universe of small caps, mid caps, that is mostly the job which an active investor will do. So clearly, if you intend to be an active investor, you want to dabble in the market directly,
then you should be well versed with technicals, with beta of the stocks, with all the fundamentals. But if you are a passive investor going through the mutual funds, I think best thing to do is to outsource that job to the fund manager. तो पुनीत, आपने जो अभी तक एडवाइस दी है उससे हम जो समझ पा रहे हैं कि पैनिक सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. ये एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे स्टॉक्स इकट्ठे करने की एट रीजनेबल प्राइसेस. और जो एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको समझना चाहिए, शायद उनको ये अवेयरनेस कुछ प्रतिशत हमारे लिसनर्स को ना हो, उन्हें समझना चाहिए कि यही ऐसे दौर होते हैं स्टॉक मार्केट के जिसमें उनका पोर्टफोलियो तेजी से बढ़ता है. सो जो आपने ये पूरी एडवाइस दी है, इसका हम आधार ये माने कि एक तो लंबे समय तक पेशेंस रखनी है इन्वेस्टर्स को, दूसरा जो हमारी इकोनॉमी है उसके इकोनॉमी के फंडामेंटल्स की भी हम बात करें, हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी के हमारे जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रांग है कि 2-3 वर्षों में हम आशा कर सकते हैं कि हमारी ग्रोथ पिकअप करेगी. बिल्कुल. तो एक फेथ होना कि हमारी ग्रोथ जो है वो वापस अच्छी हो जाएगी, बहुत अफेक्ट नहीं होगी, वो बहुत जरूरी है. एक और बात मैं जरूर कॉशन करना चाहूंगा सभी सुनने वालों को कि हमें ऐसा लगता है जब शेयर मार्केट में बहुत तेजी से गिरावट आती है तो जैसे मैंने कहा पैनिक नहीं करना चाहिए. उसका दूसरा पहलू है कि हमें लालच भी नहीं करना चाहिए. कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि कोई शेयर्स बहुत सस्ते मिल रहे हैं और ऐसे में हम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बढ़कर थोड़ा रिस्क ज्यादा लेकर या तो पैसा उधार लेकर के या लीवरेज करके जैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में वो आप शेयर्स ले लेते हैं जो आपकी कैपेसिटी के बाहर होते हैं. और क्योंकि जब भी बाजारों में बहुत उथल पुथल होती है तो बाजारों में स्थिरता आने में कई महीने लग जाते हैं. मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि 3-4 महीनों में जाके बाजार स्थिर हो पाते हैं. और उस दौरान यदि आपने लीवरेज पोजीशन है या आपकी ऑप्शंस में फ्यूचर्स में पोजीशन है और आप ट्रेंड नहीं है प्रोफेशनल और आपने बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसा उधार लिया तो पैसा बिल्कुल उधार पे लेकर इन्वेस्ट नहीं करना. इसकी तो करीब कसम खा लेनी चाहिए. आपको लालच नहीं करना चाहिए, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा निवेश नहीं करना चाहिए. ये भी बहुत जरूरी चीजें हैं. आपको पैनिक नहीं करना चाहिए लेकिन लालच भी नहीं करना चाहिए. ये एक बैलेंस रखना बहुत जरूरी है ऐसे हालात में. Now, what about announcements made by the regulatory authorities on companies and announcements by the PR team to the public when quarterly results are declared? How current should we stay with the company, especially whose stock that we have purchased that is part of our portfolio? So if you are an active investor who is invested in companies directly, then I think it is very important to keep tracking the fundamentals of the companies. That is the quarterly earnings, the earnings updates, then there's a commentary by the management every quarter to understand where the fundamentals of the company are going. How is the business doing? If you find that business is not doing well or business is badly affected, I think it will be a good idea to get out of those companies or to inquire more about them. So if you are a very active investor in the market, then I think there's a need to follow the companies very aggressively. और इसमें ये भी है कि थोड़ा सा आपको इसमें पेशेंस भी रखनी पड़ेगी. आपने हो सकता है आपने कोई स्टॉक्स आपने लिए ये सोचकर कि ये बहुत सस्ते हैं, अगर और फर्दर गिरावट आ जाती है सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. सो मैं आपको पीटर लिंच का जो बिल्कुल वॉल स्ट्रीट के गुरु थे, वॉरेन बफे, पीटर लिंच एक बहुत बड़े इन्वेस्टर्स रहे हैं. तो पीटर लिंच का मैं आपको उदाहरण देता हूं. उन्होंने ये कहा कि कई बार जब स्टॉक मार्केट में बहुत गिरावट आई तो मैंने कोई शेयर $12 में खरीदा और ये सोच के बहुत सस्ता है. उसके बाद वो शेयर गिरते गिरते $2 का रह गया और लेकिन मैंने पेशेंस रखी क्योंकि मुझे विश्वास था कि वो कंपनी अच्छी है. तो वो शेयर फिर $2 से बढ़कर $30 का मैंने बेचा. तो जब पीटर लिंच जैसे महारथी इस स्टॉक मार्केट में इस प्रकार की सिचुएशन फेस कर सकते हैं तो हमें भी जब कंपनी चुनते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि अच्छी कंपनी में निवेश करें और उसके बाद उसमें पेशेंस रखनी चाहिए. हो सकता है शेयर का भाव नीचे जाए लेकिन यदि कंपनी अच्छी है तो इवेंचुअली आपको प्रॉफिट आएगा. What about mentoring to those who are investing directly into the stock market? There is literature available, but should they seek a mentor when they are investing in the stock market? So I don't think anybody should look at individuals as mentors. There are many courses that they can do from National Stock Exchange website, Bombay Stock Exchange website. There are many online courses. They should familiarize themselves with that first. Secondly, I think it is always helpful to read some books. So there are books written by Peter Lynch, like I mentioned, is a very famous book, One Up on Wall Street. There are books written by Warren Buffett. He has an annual newsletter. Then his partner Charlie Munger has very, very nice
books which tell us how to deal with the market, the psychology of the market. So there are fundamentals of the market, but the psychology of the market is also needs to be learned. पुनीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए और इतने खूबसूरती से हमें समझाने के लिए कि स्टॉक मार्केट क्रैश जैसी जो स्थिति होती है उससे कैसे डील करें. धन्यवाद सोनू. And I hope our listeners enjoyed today's topic discussion. What should investors do when stock markets crash? With our expert Puneet Jain. Tomorrow's topic on Money Matters is State Bank of India. Thank you, listeners, for joining us in this edition of Money Matters. Goodbye.